लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में और लास्ट हमने चर्चा क्या करी थी। तो लास्ट में हमने जो चर्चा करी थी आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया था, आईयूपीएसी नोमेनकल्चर हो चुका था, वर्नर्स थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब पॉइंट्स हमने चर्चा कर लिए थे। ठीक है, और आज के सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो हम चर्चा करेंगे कंक्लूजन ऑफ वर्नर्स एक्सपेरिमेंट, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे एक नई थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक एक करके सभी बिंदुओं पे चर्चा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्नर थ्योरी को वापस से रिकॉल करते हैं। वर्नर थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है अंदर की तरफ, वो बताने का या एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास वर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अकॉर्डिंग मेटल्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल जो होता है वो टू टाइप की वैलेंसी रखता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी। लिगेंड लिंक्ड बाय प्राइमरी वैलेंसी हम कुछ इस तरह से पिक्चर में देख सकते हैं। ये मेटल है और लिगेंड है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। प्राइमरी वैलेंसी आप देख सकते हो काउंटर आयन से सेटिस्फाइड हो रही है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, बाहर वाला हमारा काउंटर आयन है जो आयोनाइजेबल होता है, और ये प्राइमरी वैलेंसी से आपका सेटिस्फाइड होता है। The primary valency are normally ionizable and are satisfied by negative ions. ये हमारे को प्राइमरी आयन दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये दोनों आपके क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो दिखाई दे रहा है वो आपके क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, These are satisfied by neutral molecules और negative ions। या तो न्यूट्रल से सेटिस्फाइड हो जाएगी या नेगेटिव आयन से। A secondary valency is equal to the coordination number। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। And is fixed for a metal, और ये मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। सेकेंडरी वैलेंसी को कुछ इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेटल और लिगेंड यहाँ दिखाया जा रहा है पिक्चर के अंदर। तो हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की तरफ जो लिगेंड्स, एटम या मॉलिक्यूल किससे जुड़े हुए हैं, मेटल से, वही क्या कहलाती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर की तरफ जो है आयोनाइजेबल, वो क्या हो गए, प्राइमरी वैलेंसी। ये फोटो वापिस से दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एस्ट्रो मॉलिक्यूल, ये सारे सेकेंडरी वैलेंसी के पार्ट है, और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्राइमरी। आयोनाइजेबल कौन है, आयोनाइजेबल कौन है, प्राइमरी वैलेंसी, मतलब ब्लू कलर वाले जो आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं वो आयोनाइजेबल। The ions group bounded by the secondary linkage to the metal have characteristic special arrangement corresponding to different coordination number, coordination polyhedra। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल हो रही है वो उसके चारों तरफ, मेटल के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। उसका 3D में जो अरेंजमेंट रहेगा वो, यहाँ पर हमको ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी है, और इसके अंदर हमको सारे मेटल के साथ में जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मेटल बीचों बीच में, यहाँ पे जो हार्ड लाइन है, हार्ड लाइन आपको सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है वो आपको प्राइमरी वैलेंसी को बता रही है। तो यहाँ पे 3 प्राइमरी वैलेंसी है, 6 आपके क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। एक दूसरा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। ठीक है, इसके अंदर आपको कितने प्राइमरी वैलेंसी दिखाई दे रही हैं, 2 दिखाई दे रही हैं। ये जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट बन गया है, यहाँ पे देखो एक, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चला गया है एक क्लोरीन। ठीक है, तो अब हमारे पास सामने 2 आपके क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। फिर हमने देखा केवल एक क्लोरीन जो है वो
प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे बाहर रहा है। 2 क्लोरीन क्या हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए और सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो हार्ड लाइन दिखाई दे रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है। अब यहाँ पे एक झलक देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस की, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड और डैश्ड लाइन, इट इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन, इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर की तरफ रहती हैं वो किसे इक्वल हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल क्यों है, इसमें आपके सॉलिड लाइन बन रही थी, सॉलिड लाइन बन रही थी। इट इज आयोनाइजेबल और इट इज नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर्स थ्योरी के अंदर जो हमने कंपाउंड देखे थे, मोस्ट कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा, ऑक्टाहेड्रल में चला गया। टेट्राहेड्रल में 4 रहते हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 रहते हैं। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर में जाता है, ये आपका जाता है टेट्राहेड्रल में। हाँ, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के जो इमेजेस है वो देख सकते हो आप। टेट्राहेड्रल का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहता है 3D में, एक पीछे की तरफ है, 2 आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये सीधा लाइन में प्लेन में दिखाई दे रहा है, और इनके बीच में 109 डिग्री डॉट 28 मिनट का क्या रहता है, एंगल रहता है, हर एक के बीच में भी 109.28 मिनट सबके। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। ठीक है, आप ना आसानी। और ये ग्रुप का नाम क्या है, CO। CO को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। क्या कहते हैं, यहां पर भी आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा है प्लेन में, दिखाई दे रहा है प्लेन में, इसको स्क्वायर प्लेनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, इसको इस तरह से काटोगे पूरा एक प्लेन में नजर आ रहा है एकदम। ठीक है, 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर है PTCl4-2। ये एक क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, एनायन है, और ये केटायन है। क्या है, केटायन, सही है ना। तो एनायन क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और ये बच गया जो भाई साहब, वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल देखो, बीच में तो एक प्लेन है और ऊपर एक जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। ठीक है, तो बीच में एक प्लेन होता है, 4 प्लेन में रहते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, यहां पर ये जो NH3 का मॉलिक्यूल है, NH3, 3 NH3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एक बॉन्ड के ऊपर आपको जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल NH3 का, ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल NH3 का, N और 3 H। ठीक है, इस तरह से सब जगह NH3 लग रहा है। कोबाल्ट NH3 का होल 6 और ऊपर चार्ज क्या है, +3, मतलब क्या हो गया आपका, केटायन। ये तीनों क्या बता रहे हैं, इमेजेस शेप्स को बता रही हैं, किसके, कॉम्प्लेक्स आयंस की या कॉम्प्लेक्स साल्ट की। On the basis of the following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to metals in the following compounds। अब आपको ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। वर्नर थ्योरी में क्या कहा गया था, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है जब क्या ऐड करते हो, AgNO3 ऐड करते हो। AgNO3 को एक्सेस में ऐड करो। ये हमारे पास में एक फार्मूला है PdCl2.4NH3। अब इसमें कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी पता नहीं चल रहा है स्टार्ट में फार्मूले से। तो ठीक है, अंदर का वो स्ट्रक्चर बनाओ तो इजीली पता चल जाता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो, लेकिन बाहर कोई हमको ये प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कोई स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी दिखता है, वो तो स्पेसिमेन दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा, है ना, सबस्टेंस दिखेगा। ठीक है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी दिखेगा ऐसे, वो तो हमको यहाँ पे ऑन पेपर दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपके सामने ये फार्मूला है। ठीक है, अब इस फार्मूले में प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है,
तो आप जो सब्सटेंस है या जो मटेरियल है उसको AgNO3 के साथ प्रेसिपिटाइज करो। अगर आपको 2 मोल क्या मिल रहा है, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब 2 क्या है आपके अंदर प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि Ag क्लोरीन ही फ्री होगा, आयोनाइजेबल है, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, तो 2 क्लोरीन दे देगा। तो आपका इसका फार्मूला हो जाएगा PdNH3 का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर की तरफ Cl2। फिर यहां पर भी 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 निकल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और 6H2O आपके सेकेंडरी वैलेंसी है। फिर यहाँ पे देखोगे तो 0 मिल रहा है, 0 मतलब ये चारों 4 क्लोरीन कहाँ चले गए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहां पर देखोगे तो 1 मिलेगा, मतलब 1 क्लोरीन तो बाहर है और 2 क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और इसके अंदर 4 NH3 है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CO 4NH3 Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, इसके अंदर क्या होगा, एक CO रहेगा, 4 NH3 और 2 Cl2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बताओ। 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड हो गए और 2 लिगेंड और आएंगे क्लोरीन के जो स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एक बाहर रहेगा काउंटर आयन के तौर पे। कैसे पता चला एक काउंटर आयन के तौर पे बाहर रहेगा, क्योंकि 1 मोल AgCl दे रहा है, इसका मतलब 1 ही बाहर रहेगा। तो इसमें 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, 6 अंदर रहेंगे। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल रहेगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। यहाँ पे ये चारों 4 अंदर रहेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसका, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है या टेट्राहेड्रल हो सकता है, दोनों में से हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा आपका। इस तरह से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.1 m solution of chromium sulfate as silver chloride is close to। अब यहां पे बताओ ये जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो किसके क्लोज टू है तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सी सही है। जीरो 0.1 AgNO3 तो इसके मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका फार्मूला आपको पता है मोलरिटी का, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल इन लीटर। आपको मोल निकालने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका मोल कितना है 0.01 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हट गया, नीचे 2 जीरो आ गए, 30 को इसके साथ किया 30, नीचे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना यहाँ 0.3 मोल आ रहा है, 0.3 मोल। ठीक है, तो 0.3 मोल है और 0.3 2 बार होगा, क्लोरीन है ना Cl2, तो कितना हो गया आपका 6। तो जब वर्नर थ्योरी सक्सेसफुल नहीं रही तो हमारे पास में नई थ्योरी कौन सी आएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT इसका शॉर्ट नेम है, वाज एक्सटेंडेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय लिंस पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1931 में इसने इजाद करी थी। 1931 में इसने इसको बताया था, इसका शॉर्ट नेम VBT है। इसके अकॉर्डिंग पोस्टुलेट 1 है, इसने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उसको पहले अपन देख लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं या उसके क्या क्या फैक्ट हैं, पॉइंट है VBT के। तो पहला पॉइंट या पोस्टुलेट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व अ रिएक्शन बिटवीन अ लुईस बेस एंड लुईस एसिड। रिएक्शन में क्या होता है, 2 जनों की आपस में रिएक्शन होगी, एक तो लुईस एसिड होगा, एक लुईस बेस होगा। ठीक है, लुईस बेस किसको कहा गया है, लिगेंड को। किसको कहा गया है, लिगेंड को।
और लुईस एसिड किसको कहा गया है? मेटल को, ठीक है। विद द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटी बॉन्ड्स, और वो दोनों आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। Postulate second, VBT utilize the concept of hybridization in which n-1 d ns np or ns np nd orbital of metal atoms or ion are hybridized to yield a set of equivalent orbital of definite geometry। ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो मेटल है, हमारा जो सेंट्रल मेटल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन को अंदर देखते हैं तो अंदर एक व्यवस्था बनती है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो व्यवस्था क्या करती है? आगे ज्योमेट्री को डिसाइड करती है उसकी, कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं? डी ऑर्बिटल रहेगा, एस होगा और पी रहेगा। डी ब्लॉक का रहेगा तो डी अंदर रहेगा, फिर एनएस और फिर एनपी। और कभी कभी बाहर वाला डी भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कभी अंदर वाला कभी बाहर वाला। और इस हाइब्रिडेशन क्या होगा? आपको स्पेसिफिक डिफाइनेट ज्योमेट्री मिलेगी उसकी। These hybrid orbitals are allowed to overlap with ligand orbitals that can donate electron pairs for bonding। अब जो हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बन रहे हैं sp3, मतलब 4 s ऑर्बिटल बने, चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब वो क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी देते हैं किसको? लिगैंड के ऑर्बिटल को आपस में आकर के इंटरेक्ट करने के लिए, और आपस में क्या कर देंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप हो जाएंगे तो क्या होगा? लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके खाली या इसके अंदर क्या होगा? पार्टिसिपेशन करेगा, या इसको डोनेट कर देंगे। लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देंगे, किसको? मेटल को। Postulate for the number of unpaired electron measured by the magnetic moment of the compound determines which d orbital are used। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड आपका प्रॉपर्टी रहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब जो कंपाउंड डिटरमाइंस व्हिच, और उसके बाद हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल यूज में लाया गया, अंदर वाला लाया गया है या बाहर वाला लाया गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा? जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो और बढ़िया से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में हमको एक एक चीज अच्छे से नजर आएगी। यहाँ पे 4 आपने देखे पोस्टुलेट है। देखो यार बेटा, बात कर रहे हो तो मेरा लय पूरा बिगड़ जाता है, तुम बीच में इंटरेक्ट करते हो तो। क्या बता रहा था मैं? 4 पॉइंट बता रहा था, चारों पॉइंट मैंने बता दिए थे। कौन सा पॉइंट था? सबसे पहले एक तो इसमें हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, डी एस और पी ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरा हाइब्रिडेशन होगा तो वो क्या होगा? ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा, किसके अवेलेबल कराएगा? लिगेंड के साथ में इंटरेक्ट। लिगेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके अंदर डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बेस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे अनुमान लगाएंगे तो वो हमको एग्जांपल सॉल्व करना पड़ेगा। द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड। हाइब्रिडाइजेशन और शेप आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम नॉन प्रॉपर्टीज। हमें कुछ प्रॉपर्टीज का अगर नॉलेज है तो हम आसानी से हाइब्रिडेशन और उसके स्ट्रक्चर का या शेप का पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाइब्रिडेशन देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 2 लिगेंड है उसके पास। कितने लिगेंड है? 2। किसके पास? मेटल के पास। दूसरा है 3 लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 3। तो इस कंडीशन में 2 लिगेंड होने की कंडीशन में sp हाइब्रिडेशन होगा, 3 लिगेंड होने की कंडीशन में sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp होगा तो शेप इसका फिक्स है, sp का शेप होता है लीनियर, 3 होने पर ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, ठीक है। और इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस और पी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी है ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमको आसानी से पता चल रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपका sp3 बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, और इसमें भी क्या होगा? डी नहीं होगा। डू यू नो एनी अदर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में अभी हमने sp3 देखा, इससे अलावा भी कोई होता है क्या? होता है। अगर कौन इन्वॉल्व हो जाए? डी ऑर्बिटल, तो dsp2 भी बनता है। चलो आगे। अब अभी तक जो चर्चा करी वो s और p वाले थे, अब यहाँ पे आपको d वाले भी नजर आएंगे। 4 के केस में sp3 टेट्राहेड्रल बन रहा है जिसके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 4 के साथ में dsp2 भी बन रहा है।
स्क्वायर प्लेनर इसका शेप होता है, और इसमें जो डी पार्टिसिपेट कर रहा है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अगर 4 में, और ये अंदर वाला डी था, अगर 3 डी लेते हैं, सॉरी 3 डी लेते हैं और एक एस लिखते हैं, तो एक अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बनता है D3S, जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो स्पेसिफिक हो रहा है। इसका भी शेप आपका टेट्राहेड्रल होता है, उसके अंदर ये तीनों ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं जो एक्सिस वाले हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, और एक हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और ऑर्बिटल होता है डी का, उसका नाम क्या है, डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। अब जब 4 हैं तो आपको चारों में कौन सा होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, या फिर D3S वाला टेट्राहेड्रल है। तो इन तीनों में कौन सा है, तो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तब जाके एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, इसके अंदर ये वाला शेप बन रहा है। अब 5 आ गए, तो 5 में से भी हमको कौन सा 5 वाला है, कौन सा शेप है, उसके आधार पे अंदर बाहर वाले या डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है या अंदर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके आधार पे उसका शेप तय होगा। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ बाहर वाला डी है, sp3d बाहर वाला दिखा रखा है, इस कंडीशन में इसका शेप कैसा बन रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है dz स्क्वायर। 5 जब अंदर वाला करता है तो इसका नाम होता है dsp3, sp3 d और dsp3, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक डी और बढ़ा दो, sp3d2 d2 sp3, अंदर वाला d2 sp3, बाहर वाला sp3d, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ये वाले ऑर्बिटल ही दोनों में सेम पार्ट लेंगे, ठीक है। ये दो आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में बचा। द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स, अब एग्जांपल देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। हमने देखा था 2 के साथ में तो एक ही संभावना थी sp, 3 के साथ में ट्राइगोनल 3 ही बन रहे थे, 4 के साथ में sp3, sp3 के फिर 3 वेरिएंट बन रहे थे। कौन सा, sp3 था, dsp2 था और d3s था, इन तीनों में से एक बनेगा, ठीक है। 5 के साथ में फिर 2 संभावनाएं थी, कौन सा था, sp3d था या dsp3 था, और 6 के साथ में भी 2 कोऑर्डिनेशन नंबर थे, sp3d2 था या d2 sp3 था। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के एग्जांपल दे रखा है Hg NH3 का 2, मतलब यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 लिगेंड जुड़े हुए। अब इसमें ये म्यू जो बता रहा है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बता रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी है, 0। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये बता रही है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, इसका मतलब इसके पास मैग्नेट लेकर जाओ कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अंदर जाकर के देखते हैं एग्जांपल कैसा होता है। तो ये 4d10 है, ठीक है। 4d10 की बात करोगे तो ये पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आ रहा है, बाकी d10 पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये s और p खाली है, s और p खाली है। अब आपको 2 लिगेंडों के लिए 2 कमरों की व्यवस्था करनी है या 2 ऑर्बिट की व्यवस्था करनी है, ठीक है। तो एक s और एक p ने पार्टिसिपेट कर लिया और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके बना दिया sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये अवेलेबल करा दिए किसको, दोनों लिगेंडों को। दोनों लिगेंडों के पास तो में था लोन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सेट उसके पास में था, उसने पूरा डोनेट कर दिया। एक ने ये सेट दिया, एक ने ये सेट दिया, और आराम से इनका आपस में बॉन्डिंग हो गया। और इस टाइप का बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जब लिगेंड डोनेट कर रहा है किसमें, मेटल के खाली ऑर्बिटल्स में, खाली ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गए। हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp। शेप कौन सा हो जाएगा, लीनियर। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 3 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, यही कोऑर्डिनेशन नंबर है, यही सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब इसका भी क्या आ रहा है, म्यू एक्सटर्नल आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक होगा ये, ठीक है। देखो इसका शेप कैसा होगा, sp2, क्योंकि 3 हाइब्रिडाइजेशन में लगे, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट 4 का देखोगे तो Cl4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका आ रहा है आपका 2.5 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट को बोर मैग्नेट्रॉन में नापते हैं। ये बता रहा है कि 2.5 मतलब इसके पास वाला इंटीजर नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 1-2 में होते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता कभी, ठीक है। तो इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2,
तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, ये D8 है, 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। और यहां पर आपके 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, एक s और 3 p ने पार्टिसिपेट किया, sp3। जब हाइब्रिडेशन होता है तो सब सेम एनर्जी के बनते हैं और सब सेम टाइप के बनते हैं, तो ये चारों बन गए। इन चारों खाली ऑर्बिटल्स के अंदर क्लोरीन ने अपने एक एक लोन पेयर दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का सेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के सेट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो सबने एक एक लोन पेयर दे दिया और इन चारों ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली। अब आप देखोगे अंदर 2 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये डी ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, बाहर वाले सारे भर गए हैं जो हाइब्रिडाइज थे, लेकिन फिर भी अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वही हमको इस प्रॉपर्टी में पता चला था, पहले एक्सपेरिमेंट में पता चल गया कि 2.5 और मैग्नेट्रॉन आ रहा है। अपन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, अपना टेस्टिंग मशीन दिखा, उसमें 2.5 और मैग्नेट्रॉन, मतलब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब देखा तो वास्तव में इस तरह से दिखाई दिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। नेक्स्ट इसको देखोगे, इसमें भी sp3 है, टेट्राहाइड्रल इसका शेप है। ये देखो एन निकल का साइनाइड के साथ में 4, और इसमें बता रहा है कि इसमें बोर मैग्नेट्रॉन 0 है, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, तो मतलब क्या हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डाईमैग्नेटिक। अब अंदर की व्यवस्था को देख लेते हैं। अंदर देखोगे तो 3d8 4s0 4p0। अब हुआ क्या है कि ये जो लिगेंड था, कौन सा, साइनाइड, ये क्या कर रहा था, हमने इससे पहले देखा था ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, अलग अलग ऑर्बिट में थे 3, तो ये बराबर भरे, नियम भी ऐसे ही कहता है, पहले सिंगल भरे जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग होता है, तो ये दोनों यहाँ पे सिंगल सिंगल थे। लेकिन ये जो लिगेंड है साइनाइड, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करता है, इसको पेयरिंग करा देता है, अंदर धकेल देता है, तो ये दोनों यहाँ पे पेयरिंग हो गया और 8-8 नजर आ रहे हैं, लेकिन 8-8 किस में नजर आ रहे हैं, पेयरिंग में। अब इसमें देखो अंदर वाला S ने पार्टिसिपेट किया, D, S और P ने पार्टिसिपेट किया, एक D है, एक S है और 2 P है, तो आपका DsP2 हाइब्रिडेशन हुआ, DsP2 हाइब्रिडेशन हुआ D वाले ने। और इस तरह से आप देखोगे साइनाइड ने इनमें चारों में लोन पेयर भेज दिए, डोनेट कर दिए, तो आपका इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना, मतलब इनर ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, पहले sp3 पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब D वाले तो दोनों सिंगल सिंगल पड़े थे अपने अपने, और बाहर वाले ऑर्बिटल पर, अब की बार D ने पार्टिसिपेट किया। ये कैसे पता चला, आपके वो बोर मैग्नेट्रॉन से सूचना मिली कि अंदर 0 बन रहा है। 0 का मतलब तभी हो सकता है जब ये अंदर क्या होंगे, पेयरिंग होंगे, और पेयरिंग कौन कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो उसने पेयरिंग करा दिया होगा, तो DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। और ये लो स्पिन होगा क्योंकि स्पिन कम हो गया, हाइब्रिड DsP2 शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि DsP2 का लेना देना सीधा उससे। In the complex formation, the inner d orbitals are used in the hybridization. d orbital कौन से यूज में आ रहे हैं, इनर वाले। अब बात कर ले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। In the complex formation, the outer d orbital are used in the hybridization. जैसे यहां पर देखोगे एक कॉम्प्लेक्स है VO4, ठीक है, इसमें क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। चलो देखते हैं, इसका V5 की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सब 0-0 हो जाता है। जब 0-0 हो जाता है तो अब इसके अंदर 5 लिगेंड जोड़ने हैं। कितने लिगेंड जोड़ने हैं, 4 लिगेंड जोड़ने हैं। तो 4 लिगेंड जोड़ने हैं हमको, तो हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4, तो 3 तो D ने ले लिए और 1 ले लिया S, आपका D3S हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 D के और 1 S, और इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए किसने, ऑक्सीजन ने। इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी भी ये इनर ऑर्बिटल D वाले लिए गए, ठीक है। इसका शेप कौन सा हो गया, टेट्राहाइड्रल। ये स्पेसिफिक कंपाउंड में पाया जाता है KMnO4 और K2Cr2 में, याद रखना इनमें स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। D3S बहुत रेयरली दिखता है, ठीक है। तो अपना KMnO4 और K2Cr2 जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बात कर लेते हैं 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 1। इसका बोर मैग्नेट्रॉन 0 आ रहा है, डायमैग्नेटिक है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे। अब अंदर की व्यवस्था देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखता है 3d6 4s0 4p0। अब क्योंकि Fe यहां पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, किसमें,
ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। क्यों 0 है? क्योंकि कार्बोनिल 0 है तो यहां पर भी 0 है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो कार्बोनिल लिगेंड है 1 2 3 4, ये गड़बड़ है ना। 4s2 होता है, 3d6 4s2, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हो। 4s2 होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर धकेल दिए गए। कहां पे? यहां पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनको पूरा फिक्स सेट किया गया। चाहो तो इनको सिंगल सिंगल भर दो, ठीक है। उसके बाद में यहां पे छठा इलेक्ट्रॉन रहेगा, 5 इसमें चले गए, ठीक है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरे जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6। और यहां पर है हमारा H2, ये भी दो 4d6 और ये हो गया 4s2 और 3d6, ठीक है। अब क्या करेगा? वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो धक्का मारेगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये इधर चला गया, ये इधर, सॉरी, एक इधर गया और एक इधर गया, ठीक है। तो आपका कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। 1 2 3 4 और ये बन गए। अब आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। अब इसको भी धक्का मार करके वो इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अब आपके पास में ये एक ऑर्बिटल ये खाली है, ये खाली है। तो ये आपका dsp3 ऑर्बिटेशन हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा? dsp3। एक डी का, एक एस का और 3 पी का, और 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। कितने? 6, क्योंकि हमको 6 चाहिए थे, ठीक है। और इसमें आपने किसने भर दिया? कार्बोनिल ने। कार्बोनिल भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। ये अंदर पेयरिंग कौन करा सकता है? इसकी भी कंडीशन है। अंदर पेयरिंग वही करा सकता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, क्लोरीन वगैरह नहीं करा सकते। अब ये इनर ऑर्बिटल बना, देखो यहाँ पे 5 बन रहे थे, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 2 5, हाँ बराबर है, dsp3 बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपका इनर ऑर्बिटल बना, लो स्पिन बना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये देखो ट्राइगोनल, 3 ट्राइगोनल और ऊपर नीचे। तो यहां तक अपना पूरा हो चुका है।